हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। तो कैसे हो बेटा सब? आई थिंक बहुत बढ़िया हो गए। तो प्रिपरेशन भी आप लोगों का बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज बेटा मैं पेपर नंबर 16 को सॉल्व करवाऊंगा और देखेंगे कैसा पेपर आए और कितने मार्क्स एवरेज जो है वो आप लोग स्कोर करना है इस पेपर में। अगर आप लोग करते हैं तो मीन्स आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेटर है। क्लियर? चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग पेपर नंबर 16 को। करने स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको बस दो चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं इस चैनल को, ताकि एक चेन बिल्डअप हो जाए। जिससे आप जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ट्यूशन्स कभी नहीं पढ़ रहे, ट्यूशन्स नहीं पढ़ रहे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन है, कुछ भी है। तो मैं चाहता हूँ बेटा, मेरे को तो पता नहीं कि किसके साथ क्या कंडीशन है। तो आपके इस माध्यम से, इस यूट्यूब के एक माध्यम से जितना ज़्यादा आप मुझे शेयर करेंगे, अगर आपको मेरा कंटेंट बहुत पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके। एंड डाउट्स के लिए हमेशा मेरे जो गेट्स है वो हमेशा खुले हैं गाइस। ये डाउट नंबर आपको इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है कि डाउट्स के लिए मोबाइल नंबर है, इस पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर कोई डाउट ऐसा होगा तो मैं आपको कॉल के थ्रू भी बता दूंगा। ठीक है, जो व्हाट्सएप पे मुझे लगता है कि लिख के नहीं हो सकता, तो प्लीज़ इसको करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। क्लियर? चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर नंबर 16 आज। देखना, पहला क्वेश्चन है अपने पास। कंसिडर द फॉलोइंग गैसेस रिएक्शन वेयर इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 200 टोर। देखना बेटा, ए गैस से अपने को दे रखा है 3b गैस प्लस का सी गैस। क्लियर? इतना क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर क्या अपने को दे रखा है, टी टाइम पर कुछ प्रेशर दे दिया इसने, इंक्रीज हुआ 650, मतलब टाइम जीरो पे इसने ए का दे रखा है 200 टोर। ये तो अभी बने ही नहीं। टी इक्वल टू टी टाइम पर 200 में से सपोज कुछ पी प्रेशर कम हो गया, इधर 3p बना बेटा और इधर p बना। तो इसने यहाँ पे जो टोटल प्रेशर दिया है टी टाइम पर वो दे दिया 652। इसका मतलब क्या हुआ, सबको ऐड कर दूंगा टोटल प्रेशर के लिए, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 3p इक्वल टू कितना हो गया 650। तो यहाँ से 3p कितना आ गया 450 और यहाँ से p आ गया बेटा 150। तो 150 टोर ये हमारा क्या आ गया, प्रेशर आ गया। अब मुझे निकालना क्या, मुझे टाइम निकालना है, तो लगा दो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाएंगे हम लोग। T इज इक्वल टू 1/k, के कितना दे रखा है 4.606। अब मैं अगर ln की जगह log लूंगा तो फिर ऊपर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। log इनिशियल कितना है 200, फाइनल कितना है 200 माइनस पी, मतलब 200 माइनस 150 का मतलब हो गया 50। तो यहाँ पर 4 आ गया। ये बेटा 2 से गया कैंसिल हो गया, अच्छा इंटू 10 की पावर -3 भी है। तो यहाँ पे बचा 0.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू का log 4 कितना होता है 0.6020। 6×5 = 30, लगभग 300 के आसपास आंसर आ जाएगा, 300 ही आंसर आ जाएगा। 6×5 = 30 और ये यहाँ पर 3 इंटू 3 भी है तो 300 आ जाएगा ये बेटा। तो बी ऑप्शन इसका हमारा आ गया। क्लियर? चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड हैविंग H प्लस इक्वल्स टू 0.1 मोलर। देखो बेटा, अपने को क्या निकालने, के ए निकालने। क्लियर? अब कोई मोनोप्रोटिक एसिड है वो एच ए मान लूँ इसको मैं, तो ये H प्लस और ए माइनस में ब्रेक करा। हमें पता है कि कंसंट्रेशन जो H प्लस की होती है यहाँ से, तो कितनी होती है सी अल्फा। इसका मतलब इसने सी अल्फा कितना दे दिया अपने को 0.1 दे दिया बेटा। सी अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया 0.1। जिसने लिख रखा है ना H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हैविंग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू इतना। तो मुझे के पता है मेरे पास क्या होता है बेटा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब हम लोग बोलते हैं जब अल्फा हमारा <5% होता है तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। इसने अल्फा 1% दे रखा है, इसका मतलब 1 माइनस अल्फा को मैं निगलेक्ट कर दूंगा। तो सी अल्फा स्क्वायर का मतलब है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी अल्फा इंटू का अल्फा। सी अल्फा तो हमारा 0.1 है, इंटू का अल्फा हमारा कितना हो जाएगा 0.01। तो कितना आ गया बेटा, ये 10 की पावर -3 आ गया। तो के हमारा कितना निकल गया 10 की पावर -3। तो सी ऑप्शन आ गया। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इतना।
कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ दी स्पीसीज। मतलब पहले तो अपन को यहाँ पे स्पीसीज बतानी पड़ेगी कि एटम किसका है, हाइड्रोजन का है। अब इसने बोला हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब H हो सकता है, He+ हो सकता है, लिथियम 2+ हो सकता है, बेरिलियम 3+ हो सकता है, राइट। तो पहले तो अपन को ये पता करना है, उसके बाद फिर हमें रेडियस निकालना है। तो देखते हैं भी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फानाइट पे ले जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ग्राउंड स्टेट का मतलब N1 1 हो गया और N2 बेटा कितना हो गया, इन्फानाइट। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, अब एनर्जी देनी है मतलब कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी आपको निकालना पता ही होगा, फॉर्मूला 13.6 Z² 1/N1² माइनस का 1/N2²। यहाँ से मैं करूंगा N1 1 है, N2 इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी तो 0 ही होता है बेटा। तो ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी क्या है हमारी, मतलब कितनी एनर्जी इसको चाहिए एब्जॉर्ब कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारा 13.6 Z²। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप ऐसे बता भी सकते हो, देख के कर भी सकते हो। कितना टाइम लगा इसमें। अब आयनाइजेशन एनर्जी आपको 54.4 दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये भी किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया आपको, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यूनिट तो कट गई। तो नीचे क्या कर दूं मैं, सीधा 13.6 कर दूं Z²। ये कितने पे जाता है, 4 पे जाता है, तो Z इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब Z2 आ गया तो अपन को पता चल गया कि यार ये कितना है, हीलियम है भाई, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो हीलियम प्लस ये स्पीसीज है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन लाइक बोला तो हीलियम प्लस होगा। अब मुझे रेडियस निकालना है, बस क्या करूँगा मैं, 0.529 इंटू का N², सेकेंड ऑर्बिट में निकालना है मतलब 4 अपॉन का Z2 आ गया, तो 2। तो कितना आ गया बेटा, यहाँ से 529 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 टू द 18, 2 टू द 4 और एक 5, 5 टू द 10, कितने भी जीरो लगानी, 1.058 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो बेटा ये अपना आंसर आ गया 1.058। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसने बोला मोलर एंट्रोपी एंड टेम्परेचर आर। तो बेटा ये तो इंटेंसिव होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टेम्परेचर और मोलर एंट्रोपी क्या होती है बेटा, इंटेंसिव होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती, तो ए ऑप्शन आ गया। पांचवा क्वेश्चन है, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर यूजिंग 2 एम्पियर करंट। ओके, तो देखो यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, टाइम निकालना है बेटा। ठीक है, टाइम क्या होगा अपने पास, चार्ज अपॉन करंट, ये फॉर्मूला होगा अपने पास टाइम निकालने का। भैया ऐसे ही निकालेंगे। अब मुझे चार्ज पता करना है, मुझे करंट तो दे रखा है इसमें 2 एम्पियर, करंट कितना है बेटा 2 एम्पियर, मुझे चार्ज फाइंड करना है। अब चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, और फेराडे वाला लॉ लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखें वाटर का, अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाता हूँ, तो ये हमारे को H2 गैस और O2 गैस देगा। अब अगर बैलेंस करो रिएक्शन तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो यहाँ पर 2 लगा दूंगा और 2 यहाँ पे लगा दूंगा। क्लियर। अब अगर मैं इक्विवेलेंट्स निकालूं, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, गिवन मास 1 मोल ऑक्सीजन का तो 32 हो गया, अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना होता है O2 का 8, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो इक्विवेलेंट आ गए इसके 4। अब आपको सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग पता ही है कि जितने इक्विवेलेंट्स होते हैं वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेराडे। भाई जितने इक्विवेलेंट्स उतने फेराडे। क्लियर। तो इसका मतलब 4 इक्विवेलेंट है तो कितना चार्ज आ गया, तो इसका मतलब क्यू कितना आ गया अपने पास 4 फेराडे बेटा। मतलब कूलम में अगर लिखूंगा तो 4 इंटू 96500 कूलम। अब इसने बोला कि अपने को टाइम निकालना है, ठीक है ना, तो टाइम कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है 4 इंटू 96500 अपॉन करंट कितना हो गया 2, तो ये आ गया 2 इंटू 96500 आ गया बेटा। अब इसने कितने मोल के लिए बोला, 1 मोल के लिए, बट ये वाला टाइम कितने मोल के लिए है, 2 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे लिखूं फॉर 1 मोल, तो इसका हाफ और कर दूंगा। तो जैसे ही हाफ करूंगा बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम सीधा कितना आ गया 96500 सेकेंड आ गया। क्लियर। तो इसका मतलब अपना बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर, बी आंसर इसका आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 100 ml ऑफ O2 गैस इफ्यूजेस फ्रॉम अ पोरस कंटेनर इन 100 सेकंड, बिल्कुल सही है। 75 ml ऑफ अननोन गैस इफ्यूजेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो बेटा इसने इसने यहाँ पे बहुत तगड़ा हिंट क्या दे दिया, प्रेशर टेम्परेचर अपन के पास क्या कांस्टेंट। अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। ठीक है, अब मुझे रेट ऑफ इफ्यूजन निकालना है तो अपने को फॉर्मूला पता है R1/R2 इक्वल टू, अपने को तो ये पता है यार मोल की टर्म में कि N1/T1/N2/T2, बट मेरे को दे तो क्या रखा है, मेरे को तो दे रखा है क्या कि वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम की टर्म में तो हमने पढ़ा नहीं। तो यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम और जो मोल है वो लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं मोल की जगह क्या लिख दूँ, वॉल्यूम। तो 100 ml है इफ्यूजिव फ्रॉम अ पोरस कंटेनर इन 100 सेकंड, तो ये 100 अपॉन क्या आ गया, 100 आ गया बेटा। और नीचे कितना आ गया, नीचे कितना आ गया 75/150 आ गया बेटा। क्लियर, इक्वल टू M2 क्या है, मोलर मास ऑफ अननोन गैस। क्लियर, M2 मैंने क्या ले लिया, अननोन मास का मोलर अननोन गैस का मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ अननोन कर दूं मैं अपॉन क्या कर दूं नीचे, मोलर मास ऑफ O2। O2 का मोलर मास कितना, 32 बेटा। क्लियर, इतना क्लियर है। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे कितना हो गया, ये तो वैसे कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा 150/75 रह जाएगा बेटा। तो R1/R2 इक्वल टू 150/75 इक्वल टू रूट ऑफ मोलर मास अपॉन अननोन गैस अपॉन 32। तो यहाँ से देखो कितना आ गया ये, तो ये आ गया बेटा 5×4=20, नहीं यहाँ से तो नहीं आएगा, तो इसको हम लोग पहले 5 पे काट लेते हैं, तो 5 एकम 5, 5×5=25, 30, 15×2=30 प्लस 75×150 होते हैं। तो यहाँ से क्या 2 आ गया अपना, तो 2 इक्वल टू आ गया हमारा रूट ऑफ मोलर मास अपॉन 32। क्लियर, अब कैसे करें इसको आगे, मोलर मास ऑफ अननोन गैस निकालना है हमें, तो अननोन गैस कैसे निकालेगा, अब एक काम करता हूँ इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2 इंटू का √32 इक्वल टू √m अननोन। क्लियर, अब अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये 4 इंटू का 32 हो जाएगा और यहाँ पर खाली m बच जाएगा, तो 32 होगा कितना होता है, 4 तो नहीं 8, 4 3 12, 128 आ गया मोलर मास अननोन गैस का। इसने पूछा वेपर डेंसिटी अननोन गैस की निकालनी है, तो वेपर डेंसिटी अननोन गैस की कैसे निकालेंगे, 128 ग्राम इसका मास आ गया अपॉन 2 कर दूंगा डिवाइड, तो कितना आ गया 64 आ गया बेटा। तो वेपर डेंसिटी कितनी आ गई 64। क्लियर, 64 आ गई वेपर डेंसिटी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोडल प्लेन प्रेजेंट इन π*2p एंड π*1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई सिग्मा, अच्छा सॉरी सिग्मा स्टार है, तो सिग्मा स्टार का मतलब क्या बेटा 1s है, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग में क्या मीनिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि जो लॉब्स आपस में क्या करेगी, वेव्स इंटरफियर करेगी, वो अपोजिट साइन की होगी। हम लोग क्या बोलते हैं सेम साइन वाले करने चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस है, अगर मैं मान लो एस की बात करूँ तो एक यहाँ पे प्लस है, तो दूसरे वाला क्या होगा माइनस। तो ये होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, लोब का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव में छोटा होता है, कंस्ट्रक्टिव में बड़ा हो जाता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है। तो सिग्मा 1s वाले, सिग्मा स्टार 1s वाले का कितना और नोडल प्लेन होता है भाई, एक आता है। और जो π*2p है, अब π*2p है, इसमें पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, पहले सिग्मा से और फिर उसके अंदर एक पाई बनता है, ठीक है ना, एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा का एक हो गया, एक पाई का एक हो गया, तो दो यहाँ पर कितने हो गए नोडल प्लेन। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नोडल प्लेन ऑफ पाई स्टार नोडल प्लेन प्रेजेंट इन π*2p, तो मतलब 2/1 कितना हो गया, 2 आ गया, तो रेशियो कितना आ गया 2 आ गया। तो सी ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, इसका सी आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर, बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी आना चाहिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को देखना है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन नियोन, तो बिल्कुल सही है, हीलियम के नीचे नियोन आता है और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, बिल्कुल सही है।
कि हीलियम जो होगा वो ज़्यादा होगा नियोन से, पहला स्टेटमेंट तो सही है, इनकरेक्ट बताना है अपन को। Cl हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, बेटा आपको पता ही एक्सेप्शन है, फ्लोरीन के अंदर जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ड्यू टू स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण साइज बड़ा हो जाता है एक्चुअल में इसका, तो Cl का ज़्यादा आएगा। तीसरा देखा HClO, HClO2, HClO3, HClO4 ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, भाई ये तो बेटा गलत हो गया, क्यों, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है बेटा, HClO4 फिर HClO3 फिर HClO2 फिर HClO, इसका मतलब यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, इनकरेक्ट ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन देखे भाई, Li3n को जब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये अपन को क्या देते हैं, एक तो लिथियम हाइड्रोक्साइड दे देगा प्लस का NH3 दे देगा, ठीक है। इसने पूछा गैस बनी, तो गैस तो भैया NH3 है, तो ये गैस बन गई, ठीक है। और Li2CO3 को जब इसने हीट करा तो अपन को पता ही है बेटा कार्बोनेट कैसे ब्रेक करते हैं अपने ऑक्साइड में, Li2O प्लस का CO2, तो इसने बोला बी वाली जो है वो भी गैस है, तो ये ठीक है CO2 आ गया। इसने हाइब्रिडाइजेशन पूछा सेंट्रल एटम की एंड बी में, तो NH3 की तो अपन को पता ही है, 3 और 1 लोन पेयर है, 4 मतलब sp3, और CO2 में sp होती तो sp3 और sp आ जाएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन आ गया sp3 और sp। क्लियर, बहुत सिंपल था ये तो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, NaNO3 को अगर मैं हीट करता हूँ, तो NaNO3 को अगर हीट करते हैं बेटा सोडियम नाइट्रेट को, तो अपन को पता है हीट करने पे नाइट्राइट बना लेते हैं प्लस O2 निकाल देगा। तो इसने बोला ए गैस है कोई, ए गैस है, तो मतलब इसका मतलब ये जो गैस होगी ना ये O2 होगी इसका मतलब, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ। अब इसने बोला A प्लस HCl, मतलब अगर मैं O2 प्लस HCl करूँ इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो यहाँ पे C गैस बना रहे प्लस वाटर बना रहे, तो ऑब्वियस ये बात है ऑक्सीजन क्या करेगा, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकता है, Cl2 बना सकता है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे Cl2 लिख लेते हैं तसल्ली के लिए, बैलेंस अभी मैं कर नहीं रहा, तो Cl2 लिख लेते हैं एक बार, तो भाई गैस तो है ही। अब इसने बोला कलर ऑफ C एंड A, भाई कलर से तो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसने बोला पहला जो C है वो कलरलेस है, भाई Cl2 का कलर अगर आपको पता हो तो ग्रीनिश येलो होता है, Cl2 कैसा होता है, ग्रीनिश येलो कलर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ एनसीईआरटी में लिखा होता है कि Cl2 का कैसा होता है कलर, ग्रीनिश येलो बेटा, ठीक है। तो इसने बोला कि सी जो गैस है वो ग्रीनिश येलो है और ऑक्सीजन तो कलरलेस होती है, तो सबको पता ही है, तो इसका मतलब अपने जो प्रोडक्ट है वो सही बने हैं, तो बी आंसर इसका जो है वो आना चाहिए। क्लियर, चलिए तो अब आगे क्वेश्चन है अगला, अमोनियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन सम फायरवर्क्स, ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 ट्वाइस Cr2O7, क्लियर, दिस इज द अमोनियम डाइक्रोमेट। द ग्रीन कलर्ड पाउडर ब्लोन इन द एयर इज, अब आपको पता ही है अमोनियम डाइक्रोमेट्स को हीट करवाते हैं बेटा, तो यहाँ पर अब आरबी ट्रिक लगाएंगे हम लोग। आरबी ट्रिक क्या बताई थी बेटा मैंने, अब आरबी ट्रिक क्या है मेरी, देखो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, जब भी कुछ ऐसा अमोनियम के सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट आ जाए, अमोनियम के सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट आ जाए तो क्या करो, इसको पहले आप खोल लो, तो ये खुलेगा तो ये ऐसा बनेगा N2H8Cr2O7। मैंने आपको बताया था जब भी Cr2O7 आ जाए वो किस में कन्वर्ट होगा, Cr2O3 में। अब जितने वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो मैक्सिमम वो निकाल दो, तो 3 ऑक्सीजन तो वैसे गए, तो बचे 4 ऑक्सीजन के आइटम, 4 ऑक्सीजन से कितने वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, कितने निकाल सकते हो भाई, 4 वाटर मॉलिक्यूल पूरे निकल जाए, क्योंकि 8 ऑक्सीजन है मेरे पास, सॉरी 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, और बचा क्या साथ में, N2 गैस बच गई। क्लियर, तो ये मेरा ट्रिक है आरबी ट्रिक, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। अब इसने पूछा कि ग्रीन कलर कंपाउंड, तो ग्रीन कलर कंपाउंड कौन सा होता है बेटा, ये रहा, दिस इज अ ग्रीन कलर कंपाउंड। क्लियर, ये ग्रीन कलर होता है। क्लियर है बेटा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, Cr2O3, तो डी ऑप्शन हमारा मैच कर गया। क्लियर, अगला लिखा हुआ है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय CO। अब EN जो होता है थाइलिन डाइमाइन, ये हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो ए लिख रहा हूँ इसको, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, B2। क्लियर, अच्छा बाहर भी एक दिया हुआ है, BR दिया हुआ है बाहर एक, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो कर ही लेगा, क्योंकि Cl अंदर बाहर ब्रैकेट के बाहर आयन है और अंदर भी आयन है, तो ये आपस में इंटरचेंज होके क्या कर लेगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कर लेगा। इसका मतलब ये तो हो गया, आयनाइजेशन तो बेटा ये शो करेगा। अब बात आती है Gi की, तो Gi के लिए देखे अगर इसका मैं बनाऊं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, तो 6 बना लो पहले। अब ए मुझे लगाना है,
तो ये ए लग गया एक यहाँ पर, और एक ए मैं लगा दूँ यहाँ पर, और 2B यहाँ पर लग गए बेटा। तो ये तो क्या हो गया, सिस हो गया। ये दोनों क्या हो गए, सिस हो गया ना, ये इसके साथ सिस में, ये इसके साथ सिस में। जब सिस है तो इसका ट्रांस भी बनेगा बेटा। कैसे बन जाएगा, एक बी को यहाँ उठा के ले आओ, ए को यहाँ उठा के ले आओ, तो इसका मतलब सिस ट्रांस, इसका मतलब ये जीआई भी शो कर रहा है बेटा, ठीक है ना। जब सिस है तो ट्रांस भी है, जीआई भी शो कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर जाएगा। अच्छा ऑप्टिकल का जाएगा, इसकी मिरर इमेज देखे तो मिरर इमेज भी बनेगी इसकी, ठीक है ना, क्योंकि जब इसकी तुम बनाओगे तो यहाँ पे मिरर इमेज कैसे बन जाएगा बेटा, जब यहाँ पर एक भी यहाँ रखोगे एक भी यहाँ रखोगे तो इसकी मिरर इमेज भी बन जाएगी। क्लियर। तो इस वाले की मिरर इमेज यहाँ से इसकी बनाओगे तो ये बी यहाँ लग गया, ये पंखी यहाँ लग जाएगी, एक पंखी यहाँ लग जाएगी। पंखे, इसको मैं तो पंखे की तरह याद रखता हूँ कि पंखे की जैसे पंखी होती है ना, उस तरह से याद रखता हूँ इसको तो मैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल भी बनेगा ये, तो इसका मतलब सारे ही करके इसका मतलब आंसर क्या आ गया, अपना मेन आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, डी आ गया। क्लियर। आगे लिखा हुआ है सल्फाइड इज, सल्फाइड जो है विच इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3। ओके, इसने बोला इनमें से कौन सा सल्फाइड है जो डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट नहीं करता, तो अपन को पता है। आप याद रखना गाइस हमेशा हप्पा, हप्पा से याद रखना, हप्पा जो होते हैं वो सारे पैसिव मेटल्स होते हैं, मतलब इनर्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, इनर्ट मेटल्स होते हैं, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा गोल्ड या सिल्वर, हम लोग तो जनरली दो ही पढ़ते हैं कि वो एक्वा रीजिया में होते हैं, तो Hg भी हप्पा में आता है, तो HgS भी किस में होता है बेटा, एक्वा रीजिया में ही डिजोल्व होता है, सिर्फ ये सोल्यूबल होगा। क्लियर, बाकी नहीं होगा, बाकी किसी में, तो HgS आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर। इसने बोला विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोनेट ऑफ, ये क्वेश्चन तो आ चुका है पहले, सिटराइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट हम लोग देख चुके हैं। आपको पता है कि पायरोलुसाइट क्या होता है बेटा, आपने तो बहुत बड़ा बहुत ज्यादा फेमस है, MnO2 होता है, ऑक्साइड और होता है, कार्बोनेट नहीं होता, तो यही ऑप्शन आ गया पायरोलुसाइट और। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, इन द गिवन रिएक्शन RCH2COOH, ठीक है ना। अब ये एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, और ये आर साइक्लिक भी हो सकता है। तो इसने दिया रेड फॉस्फोरस प्लस Br2। क्लियर। और इसके बाद ए बना, और इसके अंदर NH2 जोड़ के इसने एलेनिन बना दिया। अब पहले तो मैं देख लूँ एलेनाइन होता क्या। अगर आपको पता हो कि अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, एक COH लगा होता है, उसके ऊपर एक NH2 लगा होता है, एक R ग्रुप लगा होता है, और एक H लगा होता है। ये R ग्रुप वेराई करते हैं, इसकी वजह से अमाइनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट R ग्रुप से डिफरेंट अमाइनो एसिड होता है। तो ये एलेनाइन के अंदर क्या होता है, ये R जो होते हैं CH3 होता है, R जो होता है बेटा वो क्या होता है, CH3 होता है। क्लियर। एलेनाइन किसको बोलते हैं, जिसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या होगा, CH3, दिस इज एलेनाइन अवर। क्लियर। अब देखो इसने बोला रेड फॉस्फोरस और Br2। अगर आपको याद हो कि ये कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, ये हेल्बोलार्ड जलिंस्की रिएक्शन होती है, HVZ रिएक्शन बोलते हैं इसको, नेम रिएक्शन है ये, ठीक है ना। हेल्बोलार्ड जलिंस्की रिएक्शन। और हेल्बोलार्ड HVZ रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं कि ओनली एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ही ये रिएक्शन देते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ही ये रिएक्शन देते हैं। तो इसका मतलब R जो है यहाँ पे साइक्लिक तो हो नहीं सकता, तो पहली बात तो COD तो वैसे गए, क्योंकि एक बता रहा है श्मिट और एक बता रहा है क्लेजन श्मिट, तो श्मिट और क्लेजन श्मिट तो होगी नहीं, तो इसका मतलब बना HVZ है। अब इसने बोला एक तो C6H5 है, तो ये तो होगी नहीं भाई, फिनाइल लग गया है तो ये तो मैंने बोला ना एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता, एलिफेटिक है, तो इसका मतलब CH3 आएगा। और यहाँ पर भी देखो बेटा CH3, इससे भी कंफर्म हो रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा वो आ गया। तो इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका क्या, अगर आपको एलेनाइन का स्ट्रक्चर याद है तब भी कर लो, और अगर नहीं याद है और आपको HVZ की कंडीशन याद है तो आप उससे भी कर सकते हो। क्लियर। चलो बेटा अगला क्वेश्चन बोला इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन, ठीक है बेटा, पहला दे रखा है बेंजीन के ऊपर NH2 है, और इसका रिएक्शन किससे करवा दिया, ब्रोमिनेशन, भाई इसका Br2 के साथ रिएक्शन करवा दिया H2। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन वाटर पोलर है, ये रूटेगा प्लस माइनस में, इलेक्ट्रोफिलिक, ये N जो है ये इलेक्ट्रॉन चिपकाएगा इसको, मतलब ऑर्थो पैरा पे क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा ना ये, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, आपने पढ़ा होगा NCERT में, सीधी रिएक्शन है, ये क्या करेगा बेटा,
ये ब्रोमीन को ऑर्थो पैरा पे चिपका देगा। ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पे भी आ सकता है और पैरा पे भी आ सकते हैं। तो इस तरह का कुछ बन गया, ठीक है ना, क्लियर। तो ये बन गया। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग NaNO2 के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको पता है यहाँ से जो बनता है बेटा वो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो N2 प्लस Cl- ये बनता है बेटा यहाँ से। और ये 3 Br तो इनको तो छेड़ ही नहीं किसी ने, तो ये तो ऐसे एज इट इज रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये होगा। अब इसके बाद इसका रिएक्शन करवा रहा है ये फिर NaNO2 की प्रेजेंस में। NaNO2 और नीचे कॉपर है बेटा, कॉपर ऐसा हीट करा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट होता है बेटा, अपने को पता है, जैसे कि ये NO2 में नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होता है और ये ट्राई ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला ऑप्शन इसका आना चाहिए, जो कि अगर मैं देखूं तो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा ऑप्शन इसका आना चाहिए। देखो ऊपर नाइट्रो है 3, नीचे ब्रोमीन भी पक्का होगी, तो डी ऑप्शन इसका मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए, क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये दे रखा है अपने को, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज, देखो बेटा ये अपने को कुछ ऐसा दे दिए, क्लियर। अब NaOH और हीट दे रखे हैं। अब देखो जब तक कॉन्सेंट्रेटेड ना लिख रहा हूँ ना, जब तक आपको क्या मानना होता है, इसको डाइल्यूट ही मान के चलते हैं। तो डाइल्यूट NaOH और हीट करे, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कहने जा रहा हूँ, तो आपको हर एक केस पता होना चाहिए एल्डोल कहने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। परकिन आपको पता है नहीं पता कोई इतनी दिक्कत नहीं, परकिन आजकल नहीं आती, ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है। बट एल्डोल कहने जा रहा हूँ तो भैया भरा हुआ है, ठीक है, उसको तो आपको ढंग से करना ही पड़ेगा। अब देखो इसका मैं आपको ना एक जुगाड़ बताता हूँ, इसका एक आपको मतलब जुगाड़ बताता हूँ कि परफेक्ट जुगाड़, आपको पूरी रिएक्शन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा यार, मैकेनिज्म लगाएगा, 5 मिनट तो आप वैसे ही बर्बाद कर दोगे, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा। जब भी देखो बीच में चेन में, दो कार्बनिक ग्रुप के बीच में चेन में बहुत सारे कार्बन आइटम आ जाए, तो कोशिश करा करो कि यहाँ पर रिंग बनेगी। इतनी तो एक बात माइंड में हमेशा आया करो कि रिंग बन सकती है। अच्छा रिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है बेटा, 5 मेंबर और 6 मेंबर की। अगर देखूं मैं यहाँ पर तो 1 2 3 4 5, 5 ही मेंबर की रिंग बन सकती है बेटा। दो कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 6 मेंबर की तो बेटा आप बना नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए 6 कार्बन चाहिए थे। 5 ही कार्बन है बीच में, तो 5 कार्बन की रिंग बन सकती है। और आपने देखा ही होगा जब हम लोग लास्ट में हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे क्या लगा होता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में, तो 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। अच्छा पहले में अभी डाउट है, देखो डबल बॉन्ड ये है, इसका एडजेसेंट पोजीशन तो ये हो गया बेटा, ये उससे तीसरा होता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्लियर। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे, अच्छा देखना ये डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे फिर कार्बन ही ला गया, इसका मतलब ये अपना आंसर आ गया। और ये वाला भी नहीं हो सकता, क्लियर। तो देखो अपन बिना सॉल्व करे रिएक्शन को हम सीधा आंसर बता सकते हैं, 5 मेंबर का रिंग बन रहा है और ये है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बेटा, क्लियर। अगला क्वेश्चन ये दिखा रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स रेड कलर्ड विथ सिरेमिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो देखो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट जो होता है, आपको पता होगा कि अल्कोहल जो होते हैं बेटा, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैन भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अल्कोहल जो होता है बेटा वो हमारे को क्या देता है, रेड कलर देता है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट का। तो अल्कोहल इसमें देख लो, पहले वाला तो नहीं है, दूसरे वाला, तीसरे, चौथे वाला अपने को दिख रहा है अल्कोहल है बेटा। तो फोर्थ हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर, क्लियर मेरे अकॉर्डिंग फोर्थ ही आना चाहिए जहां तक मुझे ध्यान है। अगला क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग SN2 रिएक्शन इज, ओके द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही है। एन enantiomer of the reactant is formed, okay, enantiomer of the reactant is formed, a single stereoisomer is formed during the reaction, okay, and the group which stabilize transition state increase the rate of reaction। भाई पहला और लास्ट तो बिल्कुल सही है। बी इसने बोला enantiomer of the reactant is formed, भाई जरूरी तो नहीं है ना कि रिएक्टेंट का enantiomer ही हमेशा फॉर्म हो। और सी वाला तो भैया हो सकता है सिंगल सिंगल स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, बिल्कुल सही है भाई, हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा इसका बी आना चाहिए। फिर भी मतलब जहां तो मुझे ध्यान है भी एनेशियोमर, जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार एनेशियोमर बनेगा,
मेरे अकॉर्डिंग इसका बी आना चाहिए, फिर भी इसको एक बार आप कंसिडर जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा तो है नहीं, तो आपके सामने ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो एक बार इसका जरूर कंफर्म कर लेना बेटा, अगर गलत हो तो मुझे भी बता देना, ठीक है, कि मैं दोबारा चेक कर लूंगा, एक बार इसको देख लूंगा, प्रॉम्प्ट कर देना मुझे। और अगर सही है तो मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब जहाँ तक मुझे ध्यान है कि एनएचओएमएस जरूरी नहीं है कि हमेशा बने, तो मेरे हिसाब से तो इनकरेक्ट इसमें बी आना चाहिए, बाकी स्टेटमेंट तो सही है। क्लियर? चलो बेटा अगला करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेटा कुछ कटा हुआ है ना इसके अंदर, ये बेंजीन के ऊपर, अच्छा खाली बेंजीन ही है पहले में, तो पहले में बेंजीन के ऊपर, अच्छा पहला एनिलीन दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ का फंडा क्या होता है, बड़ा सिंपल है। बेसिक स्ट्रेंथ आप दो तरह से देख सकते हो, या तो जितनी इजीली वो क्या कर ले, एच प्लस को गेन कर ले, ठीक है, मतलब लोन पेयर उसके पास कितना इजीली अवेलेबल है, या दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखे तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी करा है, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी बेटा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ ये जो लोन पेयर ये सबसे इजीली क्या करेगा, एच प्लस को गेन कर देगा, एच प्लस को दे देगा, और एच प्लस को अगर ये लोन पेयर इजीली दे रहा है तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ तो इसकी होगी बेटा। क्लियर? तो फोर्थ वाला तो सबसे ज्यादा क्या आएगा, बेसिक आएगा। तो अगर मैं देखूं तो पहला और लास्ट वाला ऑप्शन तो गया, गलत हो गया, फोर्थ सबसे ज्यादा। अब देखता हूँ मैं बाकी तीन में, अगर मैं थर्ड को देखूं तो एन के ऊपर लोन पेयर है CH3 CH3, अब CH3 का क्या है, सारा प्लस आई लग रहा है बेटा, CH3 का प्लस आई लगेगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा, यहाँ पर प्लस आई लगेगा, इसका मतलब ये काफी ज्यादा बढ़ा रहा है नोट, और ये लोन पेयर इजिली डोनेट कर सकता है, इसका मतलब फोर्थ के बाद थर्ड हो गया। अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो बेटा ऑर्थो इफेक्ट लग गया, सेकंड वाले में तो क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। आपको पता ही होगा कि बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड या NH2 आ जाए और ऑर्थो पोजीशन में बगल में ग्रुप आ जाए तो ऑर्थो इफेक्ट लगता है। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ तो घटेगी, और सबसे ज्यादा घटेगी क्योंकि इससे एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो बेसिक बेस बहुत ज्यादा वीक होगा। तो इसका मतलब थर्ड नंबर पे अपना क्या आना चाहिए, एनिलीन, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है लोन पेयर ये बेंजीन को देगा रेजोनेंस करते हुए, ठीक है। और फोर्थ पे अपना आना चाहिए सेकंड, तो ऑर्डर जो मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए वो फोर्थ आना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद थर्ड, और फिर उसके बाद फर्स्ट, और फिर लास्ट में सेकंड। तो ऐसा ऑर्डर है क्या कोई, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, बी ऑप्शन, बिल्कुल बेटा बी ऑप्शन आएगा 100%। क्लियर? बी ऑप्शन आएगा बेटा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्जिनाइन इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड विच इज प्रेजेंट इन, तो देखना बेटा यहाँ पर दिया हुआ अपन को, भाई आर्जिनाइन का अपन को क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बेटा, उसके अंदर ये बताना है हाइड्रो नाइट्रोजन एटम जो है प्रेजेंट वो कितने हो गए, sp2 हाइब्रिड स्टेट वाले। तो देखो आर्जिनाइन का मैंने आपको बताया था बेटा, आर्जिनाइन क्या होता है, एक अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, आर्जिनाइन क्या है बेटा, एक अमाइनो एसिड है। और अमाइनो एसिड का जो हम लोग बेसिकली अल्फा अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं जनरली, तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं बेटा उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन होता है, एक COH लगा होता है, एक NH2, एक H लगा होता है, और एक R। अब इसमें जो अल्काइल ग्रुप होता है वो देखना बेटा, याद रखना, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, CH3 CH थ्राइस, ठीक है ना, CH3 यहाँ पर, सॉरी, ठीक है ना, CH3, एक मिनट में दोबारा लिख देता हूँ इसको, अरे यार हो जा सेलेक्ट, यार सब बोलने, हाँ हो गया ना, डर जाते हैं ऐसे बीच में, ठीक है, CH3, फिर NH लोन पेयर होगा इसके पास, फिर C डबल बॉन्ड NH, और फिर यहाँ पर होता है NH2। तो दिस इज अवर आर्जिनाइन स्ट्रक्चर। अब इसने बोला कि कितने यहाँ पर NH2 ग्रुप है, नाइट्रोजन एटम है जो sp2 में हो गए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4, ये वाला sp2 में होगा बेटा, ठीक है ना, ये वाला लोन पेयर इजिली डोनेट कर देगा तो ये भी sp2 में होगा, इसको लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ये वाला भी sp2 होगा बेटा। क्लियर? ये वाला देखो तो ये यहाँ से कुछ नहीं करेगा तो ये sp3 होगा। हाइब्रिडेशन तो आपको निकालनी आती है ना बेटा, यहाँ से निकाल सकते हो, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर?
इसने बोला हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय डी इन द गिवन रिएक्शन। तो बेटा ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाला आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि टोटोमेरिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका वीडियो पहले ही आपको यूट्यूब पर डाल दिया, मैराथन सीरीज के अंदर है, आप लोग चाहे देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने ड्यूटेरियम एक्सचेंज का आपको सीधा सा तरीका बताया था कि आपको रिएक्शन पूरी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एसिडिक हाइड्रोजन इसके अंदर देख लो और जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है उनको आप निकाल दो, उनको ड्यूटेरियम से चेंज करवा दो। तो अगर मैं देखूं तो एसिडिक हाइड्रोजन मेरा ये वाला हो गया, कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है बेटा वो उसके जो हाइड्रोजन होते हैं एसिडिक है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो इनको रिप्लेस किससे कर देंगे, डी से। तो ये दोनों डी से रिप्लेस हो गए। अच्छा और अगर मैं देखूं तो इसमें टोटोमेरिज्म क्या बेटा यहाँ पर भी होगा, ये वाली पोजीशन पे। क्यों यहाँ पर, क्यों, आप तुम सोचो यार यहाँ पे कैसे हो गया। तो बेटा आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्पेस टोटोमेरिज्म। स्पेस टोटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट करता करता ऑक्सीजन तक चल जाए तो फिर काम बन जाता है। देखो अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाऊं, ये नेगेटिव है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऑक्सीजन तक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ से अगर एक हैच हटाता हूँ तो जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है अगर वो ऑक्सीजन तक कॉन्जुगेट करता हुआ चल जाए तो इसको बोलते हैं स्पेस टोटोमेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं, स्पेस टोटोमेरिज्म। इसका मतलब ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसको भी डी से रिप्लेस करो, इसको भी करो। इसका मतलब कितने डी से रिप्लेस हो गए इसके अंदर, और कोई देख लो है ही नहीं बेटा। यहाँ पे देखो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, तो ये भी काउंट करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी नहीं है बेटा। क्लियर, तो इसका मतलब कितने हो गए, 4 रिप्लेस हो गए बेटा, 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर, सीधा है। आगे दिया हुआ इसने इन दिस मॉलिक्यूल, अच्छा एक्स जो है नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन एटम, वाई जो है नंबर ऑफ सेकेंडरी, जेड टर्शरी, एम क्वार्टनरी। ओके तो देखना इसमें कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग बेटा, ठीक है, और इसी फिगर के अंदर ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो ग्रीन कलर लेते हैं। पहले वाला क्या हो गया बेटा, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये टर्शरी, ये वाला क्या हो गया, ये भी टर्शरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। ये वाला देखो 1 2 3 4, ये बीच वाला क्या हो गया, बीच वाला है 4 डिग्री, ऊपर वाला 1 डिग्री, नीचे वाला 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री, 3 डिग्री ना, 1 2 3, हाँ 3 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ठीक है, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। तो पहले तो 1 डिग्री वाले गिन लो और 1 डिग्री लिख लो यहाँ पर। 1 डिग्री वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, प्राइमरी वाले 7 है। सेकेंडरी लिख लो, सेकेंडरी वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 है सेकेंडरी वाले। अच्छा उसके बाद लिख लो बेटा टर्शरी वाले, टर्शरी वाले कितने हो गए, 1 2 3, 3 है टर्शरी वाले 3। क्वार्टनरी वाले, क्वार्टनरी 4 डिग्री तो एक ही है बेटा। बस अब इनका क्या करना है, इनका वैल्यू निकालना है। तो x कितना हो गया बेटा, 7 प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 1 बटा 2, तो कितना हो गया, 7 5 12, 12 3 15 और 1 16, 16 बाई 2 मतलब 8। आंसर कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा ये तो, बट अच्छा था भाई, इसमें गलती कर सकते हैं बच्चे, ठीक है ना, अच्छा था ये क्वेश्चन। आगे दिया हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HA इज इतना, द पीके वैल्यू ऑफ HA इज गिवन मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी। ओके मोलैरिटी इसने दे दिया भाई मोलैरिटी के इक्वल, भाई हो जा सेलेक्ट, मतलब बिना कहे यार ये मानता नहीं, पेन बिना सेलेक्ट नहीं होता, जब तक तो इसको धमकाओ ना कह के, जब तक तो ये सेलेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर, तो भाई मोलैलिटी अपने को इतना दीजिए, सबसे पहले तो लगा दो अपना डेल्टा TF वाला फॉर्मूला, ठीक है, I इंटू का KF इंटू का M। अब इसने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया बेटा अपने को 0.1924, ओके सॉरी 0.1924, ठीक है। आई, अब आई कैसे निकाले इसने अपने को भी दे रखा है, तो आई का इसका मतलब आई निकालना है अपने को। KF कितना दे दिया 1.85, मोलैलिटी कितनी दे दी है बेटा 0.01, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखे तो आई कितना आ गया यहाँ पर 0.01924
4 अपॉन 1.85 इंटू का 0.01। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 100 गया, यहाँ से देखूँ तो फिर 100 गया, और यहाँ से निकालूँ तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे नीचे आ गई 5। तो 4 जीरो से 4 जीरो तो गई, नीचे 10 बचा सिर्फ। अब 185 और 1924 को डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा लगभग देखते हैं। 185 4 आना चाहिए ना लास्ट में, 5 9 द 45, 5 8 द 40। तो इसको अपन एक काम कर लेते, डिवाइड कर लेते, मतलब डेसिमल में आएगा ये लगभग कहीं जाके, तो अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं एक्यूरेट आंसर के लिए। तो 1924 डिवाइडेड बाय 185, तो ये आ गया 10.4। 10.4 का मतलब नीचे 10 भी है तो 1.04 आ गया। तो आई का वैल्यू आ गया बेटा 1.04। ठीक है, अच्छा जी, आई आ गया इसमें 1.04। अब आई क्या होता है, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू का एल्फा। ठीक है ना। अब इसने बोला एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एच ए क्या होता है बेटा, एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, इसका नंबर ऑफ आयन तो मैं बता ही सकता हूँ, 2 हो गए। तो 1 प्लस का 1 इंटू का अल्फा, आई कितना है बेटा 1.04। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस करूंगा तो 0.04 बच गया। ठीक है ना, इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अपनी बेटा 0.04, मतलब 4% आ गया। ठीक है, अब 4% इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूँ, तो के सीधा मैं क्या कर दूंगा, सी अल्फा स्क्वायर लिख दूंगा। तो यहाँ से सी इंटू का अल्फा स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, कंसंट्रेशन इसने मोलैरिटी जो है वो मोलैरिटी के इक्वल दे रही है, मतलब कंसंट्रेशन 0.01 है, तो इंटू कितना हो गया 16 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से देख लो कितना हो गया, ये 2 डेसिमल 10⁻² नीचे उतर गई, ऊपर जो है 10⁻² हो जाएगा। तो ये हो गया 16 इंटू 10⁻6। तो ये आ गया के। बस अब पी के मेरे को निकालना है, तो कितना होता है माइनस का लोग 16 इंटू 10⁻6। तो क्या लिख दूंगा बताओ, माइनस का लोग 16 प्लस का 6 लोग 10। तो 16 को कैसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 2 लोग 4। तो 2 लोग 4, 4 कितना होता है लोग 4 कितना होता है 0.6020। तो 0.6020 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 2 जीरो 2 2 2 4 0 12। ठीक है, कितने डेसिमल है 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1.20 आ गया बेटा। तो माइनस का 1.20 प्लस का 6 कितना आ गया, यह आ गया बेटा 4.80। क्लियर, क्लियर है ना, 4.80 आ गया। देख लो अगर मैं चेक करूँ तो मैंने गलत तो नहीं कर दिया, हाँ 4.80 आएगा बेटा, 5.80, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये पी के अपना आ गया 4.80। क्लियर, चलिए, इसने बोला कैलकुलेट द मिनिमम मास ऑफ Cl2 इन ग्राम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ग्राम KCl। देखो बेटा, रिएक्शन दी अपने को Cl2 प्लस 2KOH बैलेंस करके इसने दे दी है, KCl प्लस का KCl लो। ठीक है, प्लस का H2। अगर आप देखो तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, आपको पता ही है क्लोरीन जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो Cl माइनस और ClO माइनस में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही आ रहा है, देख लो बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 से किस में जा रहा है -1, और यहाँ पे किस में जा रहा है -2, और -2 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ पे +1 आ गया बेटा। ठीक है, KClO में। क्लियर, तो देखना यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन है ये। तो इसने बोला कि KCl कितना बन रहा है बेटा 37.25। इसका मतलब इसके मोल निकाल लूँ पहले तो मोल कितना हो जाएगा 37.25 अपॉन KCl का मोलर मास, तो 35.5 प्लस का 39 पोटेशियम का, तो 5 10 11 12 13 14 3 3 6 और 1 7 74.5। लगभग ये क्या होता है ट्वाइस होता है, ट्वाइस लगभग क्या होता ही ट्वाइस, मतलब मोल कितने आ गए 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल से एक मोल KCl बन रहा था, और KCl के मोल एक्चुअली कितने थे 0.5, तो Cl2 के भी कितने बनने चाहिए 0.5 मोल। इसका मतलब मोल ऑफ Cl2 कितना आ गया 0.5। मास मेरे को निकालना है बेटा Cl2 का, मिनिमम मास निकालना है, तो मिनिमम भाई इतना ही होगा, ये 0.5 मोल मिनिमम होगा इसके। ठीक है ना, एक मोल तो दे रखे 0.5 पे होगा मिनिमम, तो कैसे करूंगा मोल इंटू मोलर मास कितना हो गया 71, तो कितना हो गया बेटा ये
ठीक है। 0.5 इंटू 71 वाला, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, 35.5 आ गया सीधा। ठीक है ना, इसको आधा लिख दूँ, 71 का आधा 35.5, सॉरी ये ग्राम आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 35.5 ग्राम। देख रहे हो बेटा, अपना पूरा पेपर निपट गया। कितना टाइम हुआ है अभी, लगभग हमें टाइम जो इस पेपर में गया है, टाइम नहीं आ रहा यार, 44 मिनट, पौने घंटे में अपना पूरा पेपर आ गया। पौने घंटे में अपना पूरा पेपर हो गया विथ इजी डिस्कशन। चाहे तो इसको हम लोग और भी जल्दी कर सकते थे, बट पौने घंटे में हमने बिल्कुल एकदम लॉजिक के साथ ये क्लियर कर दिया, अभी चीज़ें आपको बता दी है। तो बेटा अगर आपको बढ़िया लगा हो पेपर, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ताकि एक बहुत बड़ी चेन बने। तो आपने मूवी देखी होगी ना, कौन सी, सलमान खान की, जिसमें बोलते 3 लोगों की मदद करो, वो आगे 3 लोगों की फिर मदद करे। तो बेटा वो क्या है, जय हो मूवी का नाम था। तो उसमें क्या एक चेन बनाई उसने, कि आगे आगे अगर आप 3 3 लोगों की ऐसे हेल्प करते रहोगे तो पूरा देश सुधर जाएगा, पूरा देश एक दूसरे की हेल्प करेगा। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगता है तो आप भी क्या करो, आप भी आगे 3 जनों को शेयर करो, उनको बोलो 3 से ज़्यादा करो बेटा, उनको बोलो कि वो आगे शेयर करे। ठीक है ना, अगर ज़्यादा नहीं करे तो बेटा एटलीस्ट 3 को तो शेयर करो, और उनको बोलो आगे 3 को शेयर करेंगे, और उनको बोलो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, कि बहुत अच्छा कंटेंट अगर आपको लगता है तो इससे कि एक चेन क्रिएट होगी और बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो पाएगी। क्लियर। तो चलिए, तो ये हमारा पेपर था। अच्छा, अब इसकी बारी आती है लास्ट में एवरेज स्कोर बताने की। तो बेटा पेपर मेरे को ज़्यादा मुश्किल तो लगा नहीं है, तो आराम से मैं मान सकता हूँ कि एक जो एवरेज स्कोर है, कम से कम भी आपका इसके अंदर 90+ होना चाहिए बेटा। ठीक है, 90+ इसमें मान के चल रहा हूँ, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन में आप अटक सकते हो, जैसे हेल वोलर जेलिंस्की वाला अगर आपको नहीं पता तो HV जेड वाले में टपक जाओगे आप। ठीक है, RG9 का अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता उसके अंदर टपक सकते हो आप। ठीक है, अटक सकते हो। तो 8 नंबर तो सीधे वहीं के ले लो। एक आधी नेगेटिव अगर आपने कर दी तो उसके तो 90+, तो आपके 90 या 90+ आने चाहिए, मतलब 90 टू 90+ के बीच में अगर आप ला रहे हो तो मतलब आप बहुत अच्छा केमिस्ट्री में स्कोर कर लोगे। मतलब मेंस जो पेपर होगा, जेई मेंस के अंदर भी आप कम से कम भी आउट ऑफ 100 आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। क्लियर। तो जेई मेंस 2020 में अगर आप इस पेपर में इतना कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। बट अगर जो बच्चा इसमें 30 से 40 की रेंज में आ रहा है, इसका मतलब बेटा आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिंपल पेपर में भी अगर आपके 30 से 40 स्कोर आ रहे हैं तो बेटा मेरे को नहीं लगता कि मतलब ज़्यादा बेटर रिजल्ट है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है प्रिपरेशन अपनी और ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है प्रिपरेशन में, किसी को कोई डाउट है, तो मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगा। बहुत सारे बच्चे मेरे को कॉल करके पूछते भी है। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज इतना ही करते हैं, बहुत रात हो चुकी है, जैसा आपको पता ही है। अभी मेरी सारी पेपर मोस्टली मेरे रात को ही सॉल्व होते हैं बेटा, सारे टाइम ही मिलता है ऐसा। ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत नाइट हो चुके हैं, कल मेरे को काम भी बहुत सारा है, मेरे को बाहर भी जाना है बेटा। ऑलरेडी 3:30 पौने 4 का टाइम हो चुका है, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई 2020 एग्जाम। ओके बेटा, बाय।